हेलो, हेलो, सभी लोग लाइक हो जाइए अधिक से अधिक। आवाज़ आ रही सभी को? डेढ़ हाँ, हेलो, आवाज़ सभी को आ रही है? देखिए, आज जो टॉपिक चलेगा उसी के आगे देखते हैं। डीएलएड सेमेस्टर द्वितीय, पेपर सेकेंड है आपका। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पेपर सेकेंड, द्वितीय पेपर। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास चैप्टर 3 चल रहा है, लास्ट है टॉपिक आज। कुछ टॉपिक इसके आज बचे हैं, वो आज कंफर्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। जो कल मैंने बताया था उसका थोड़ा 1 मिनट में रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। कल कार्य योजना 1992 के बारे में बताया गया था, सारे पॉइंट आपको समझा दिए गए थे, इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दी गई है। और इसके 23 पॉइंट थे, क्योंकि 1986 24 भागों में विभाजित थी। 1992 की कार्य योजना 23 भागों में विभाजित की गई। और इसके साथ साथ संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन बताया, इसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाली गई है। इसके सारे पॉइंट बता दिए गए थे। और इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट था यशपाल समिति 1992-93, यशपाल कमेटी 1992-93, इसके बारे में भी चर्चा होती, क्योंकि यशपाल कमेटी इसका प्रतिवेदन 15 जुलाई 1993 को प्रस्तुत किया गया। और राज्यसभा के सदस्य श्री R.K. नारायण ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। उन्हीं के नाम से समिति का नाम यशपाल कमेटी या यशपाल समिति पड़ा। और इस समिति में 8 सदस्य थे। ये भी पूछ देते हैं बहुविकल्पी में, यशपाल कमेटी में कितने सदस्यों की संख्या थी, तो टोटल 8 याद रखना। इसके साथ साथ समिति की रिपोर्ट, ये भी पॉइंट बता दिए गए थे। प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में और पंचम में, ये सारे पॉइंट आपके बता दिए गए हैं। पीडीएफ के रूप में आपको ग्रुप में डाल दिया गया है, उसका बार बार रिवीजन करें। और यहाँ जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके आज सुझाव
यशपाल कमेटी की जो सुझाव हैं, समिति के सुझाव हैं, वो आज कंप्लीट होंगे और इसका मूल्यांकन और इसका उद्देश्य, इन 2-3 टॉपिकों के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। तो आज पॉइंट आता है, सभी लोग अधिक से अधिक लाइक हो जाएं। यशपाल समिति के सुझाव, यशपाल समिति के सुझाव, इस टॉपिक पे आज चर्चा चलेगी। सुझाव कितने रूपों में दर्शाया गया है, कौन कौन पॉइंट इसके आते हैं, उसको देखेंगे। यशपाल समिति के सुझाव, पहला पॉइंट निकल के आता है समस्या का स्वरूप। जो यशपाल कमेटी थी उसमें समस्या का स्वरूप क्या था, उसके बारे में कुछ पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ समस्या के कारण क्या रहे, इस पे थोड़ी बड़ी बात होगी। और उसके बाद में समस्या का समाधान। इन 3 पॉइंटों के अंतर यशपाल समिति का मूल्यांकन होगा, सुझाव और उसके उद्देश्य ये दर्शाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट आता है यशपाल समिति के सुझाव में, यशपाल समिति के सुझाव, समस्या का स्वरूप कैसे प्रदर्शित हुआ, उन पॉइंटों को पहले चर्चा करेंगे। समस्या का स्वरूप हेडिंग डाल देते हैं इसी में, पहला पॉइंट समस्या का स्वरूप। इसके 2-3 पॉइंट हैं, उस पर चर्चा होगी। इन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना है। सुझाव में, यशपाल समिति के सुझाव में पहला पॉइंट निकल के आता है समस्या का स्वरूप, उसके बाद में समस्या के कारण और समस्या का समाधान। तो पहले समस्या का स्वरूप में इन पॉइंटों पर चर्चा होगी। जो समस्या का स्वरूप है, तो पहला पॉइंट निकल के आता है शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर दिया जाता है। शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर दिया जाता है। ये पॉइंट सिंपल सा है, याद रखें। समस्या का स्वरूप यहीं से सुझाव इसके दिए गए। पहला पॉइंट निकल के आता है शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर दिया जाता है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरा पॉइंट निकल के आता है परीक्षा का भय बालकों को बराबर बना रहता है। एक तो शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में हो जाना, उसके साथ साथ परीक्षा का भय बालकों को बराबर बना रहता है और शिक्षक एवं अभिभावक दोनों ही बालकों में परीक्षा का भय बढ़ाते हैं। तो पहले पॉइंट में आसानी से लिख सकते हैं शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर देना या कर दिया जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरे पॉइंट में परीक्षा का भय बालकों को बराबर बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका तो एक कारण ये है शिक्षकों और अभिभावकों को दोनों लोग बालकों को परीक्षा का भय बनाते हैं या बढ़ाते हैं। ये भी एक कारण रहा, समस्या का स्वरूप रहा। तो एक तो शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर दिया जाता है। एक तो ये समस्या का स्वरूप है। उसके साथ साथ परीक्षा का भय बालकों को बराबर बना रहता है, ये भी एक कारण है। और कारण किसके लिए है? बालकों के लिए, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही बालकों को परीक्षा का भय बढ़ाते हैं। तो एक समस्या का स्वरूप के अंतर्गत ये 2 पॉइंट डाल सकते हैं। और भी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट में शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य पाठ चर्चा को पूरा करना है। शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य होता है पाठ चर्चा को पूरा करना। शिक्षक इसी में लगे रहते हैं, ये भी एक समस्या का स्वरूप होता है। टीचर लोग एकमात्र लक्ष्य ले लेते हैं पाठ चर्चा पर को पूरा करना है और इसी में लगे रहते हैं, ये भी एक समस्या का स्वरूप माना गया है।
उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों के लिए मनोरंजन अवकाश की आवश्यकता का सुझाव दिया, जिससे छात्रों की रुचि बढ़े। तो बच्चों के लिए मनोरंजन अवकाश की जो आवश्यकता होती है उसका सुझाव दिया, जिससे छात्रों की रुचि बढ़े। ये भी पॉइंट डाल सकते हैं। और 5वां पॉइंट में आसानी से आप लिख सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को बहुत कुछ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये भी एक समस्या का स्वरूप रहता है। प्राथमिक स्तर में, प्राइमरी लेवल में बालकों को बहुत कुछ पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी एक समस्या का स्वरूप होता है। ये भी एक सुझाव दिया गया। तो इन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना है। परीक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर देना, उसके साथ साथ परीक्षा का भय बालकों में बराबर बना रहता है। इसका कारण क्या है? शिक्षक और अभिभावक दोनों बालकों को परीक्षा का भय बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ बालकों को एकमात्र लक्ष्य पाठ चर्चा, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है पाठ चर्चा को पूरा करना, और इसी में लगे रहते हैं। और बच्चों के लिए मनोरंजन अवकाश की आवश्यकता का सुझाव दिया, जिससे छात्रों की रुचि बढ़े। और नेक्स्ट पॉइंट में प्रारंभिक स्तर पर ही बालकों को बहुत कुछ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये समस्या का स्वरूप के अंतर्गत 4 पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। इसके साथ साथ समस्या के कारण आते हैं। समस्या के कारण में कुछ पॉइंटों को समझेंगे। समस्या का कारण, पहला पॉइंट निकल के आता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल एक परंपरा मात्र रह गया है। ये भी एक कारण रहा है। सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल एक परंपरा मात्र रह गया है। एक तो ये कारण रहा। नेक्स्ट कारण ये है, परीक्षाओं का आधार अंक प्राप्त हो गया है। जो परीक्षाओं का आधार है वो सिर्फ एक अंक प्राप्त करना रह गया है। ये भी एक कारण रहा। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी। शिक्षकों के उत्तरदायित्व और व्यवहार में कमी होना, ये भी पॉइंट आप समस्या के कारण के अंतर्गत डाल सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में लिख सकते हैं पॉइंट में, स्कूलों की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली एवं पुस्तकालयों का अभाव। जो स्कूलों की दोषपूर्ण प्रणाली है, पद्धति है, सिस्टम है, उसका अभाव और पुस्तकालयों का भी अभाव, ये दोनों कारण के अंतर्गत, इसमें समस्या के कारण के अंतर्गत डाल सकते हैं। और 5वें पॉइंट में लिख सकते हैं, निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये भी एक कारण रहता है, क्योंकि निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को शामिल करना या सम्मिलित करना, ये भी एक कारण बनता है। तो पहले पॉइंट में समस्या का स्वरूप के अंतर्गत 5 पॉइंटों को विशेष ध्यान रखेंगे। 5 पॉइंटों में 2-3 पॉइंट आप विशेष तौर पर याद कर लेना। उसके बाद समस्या के कारण के अकॉर्डिंग आप 2-3 पॉइंटों को याद कर लेना है। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया, सेवाकालीन प्रशिक्षण केवल एक परंपरा मात्र रह गया है, ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ परीक्षाओं का आधार जो है अंक प्राप्त करना, ये विशेष एक कारण माना जाता है। और शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी होना, ये भी एक कारण है। उसके साथ साथ स्कूलों की दोषपूर्ण जो कार्य प्रणाली है और पुस्तकालयों का अभाव है, ये भी एक कारण माना जाता है। उसके साथ साथ निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय, छोटी कक्षाएं हैं उसमें हाई लेवल की पाठ्यक्रम को शामिल कर देना, इसलिए कह सकते हैं निम्न कक्षाओं में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर दिया गया या कर दिया जाता है। तो ये कारण रहते हैं। तो इन कारणों को विशेष ध्यान रखेंगे, समस्या का स्वरूप और समस्या के कारण। और नेक्स्ट पॉइंट में समस्या का समाधान, इन पॉइंटों में भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत आती है, समस्या का समाधान। समस्या का समाधान में
पॉइंटों पे विशेष चर्चा करेंगे। इसका समाधान कैसे निकाला गया, एक तो समस्या का स्वरूप क्या था, एक तो समस्या का कारण क्या बना, उसके साथ साथ समस्या का समाधान। ये पॉइंट निकल के आते हैं, इन पॉइंटों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। समस्या का समाधान, पहला पॉइंट निकल के आता है सामाजिक विज्ञान की पाठ सामग्री में, जो सोशल साइंस होता है, सामाजिक विज्ञान की पाठ सामग्री में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया जाए। एक तो सामाजिक जो विषय है उसकी जो पाठ सामग्री में समाज के बारे में, जिसे सामाजिक कहते हैं, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया जाए। एक तो ये समाधान इससे हो सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में प्रारंभिक स्तर की विज्ञान पाठ चर्चा में अधिकतर पाठ सामग्री ऐसी हो जिसे प्रयोग द्वारा सीखा जा सके। जो प्राथमिक स्तर की विषय जो सामग्री विज्ञान की पाठ चर्चा के अकॉर्डिंग दी गई है वो इस तरह से हो, किताबी ज्ञान को थोड़ा कम करते हुए प्रयोगों के आधार पर की जाए, जिससे बालक का मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यवहार में परिवर्तन हो, डेवलपमेंट हो। इस टाइप का विज्ञान की पाठ चर्चा की व्यवस्था की जाए प्रयोग के आधार पर। तो आसानी से पॉइंट लिख सकते हैं, प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ चर्चा में अधिकतर पाठ सामग्री ऐसी हो जिसे प्रयोग द्वारा सिखाया जा सके। प्रयोग के अकॉर्डिंग बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराया जाए, ऐसी पाठ चर्चा पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाए विज्ञान को। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं सभी विषयों को पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए। जो सभी विषय हैं उनके पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए, जो कमियां हैं उनको सुधारा जाए, और भाषा की पुस्तकों में स्थानीय भाषाओं को स्थान दिया जाए। जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा मिले तो बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो जितने विषय हैं उन विषयों में क्षेत्रीय भाषा, जिसे स्थानीय भाषा कहते हैं, उनको वरीयता दी जाए, जिससे बालक का विकास अधिक से अधिक किया जा सके। इन पॉइंटों को भी विशेष ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ माध्यमिक स्तर की विज्ञान पाठ चर्चा में अधिकतर पाठ सामग्री ऐसी हो जिसे प्रयोगशाला एवं कार्यशालाओं में पूरा किया जाए। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे सभी लोग। तो माध्यमिक स्तर की जो विज्ञान पाठ चर्चा है अधिकतर प्रयोगशाला और कार्यशालाओं पर आधारित हो, तो इससे एक समाधान हो सकता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं पाठ चर्चा के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम समाप्त किया जाए। जो पत्राचार है उसके माध्यम से, तो ध्यान रखेंगे पत्राचार के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम समाप्त किया जाए। जो पत्राचार से बीएड डिग्री हो रही है उसको समाप्त किया जाए। ये भी पॉइंटों को विशेष ध्यान रखेंगे। और इन पॉइंटों को विशेष, इससे समस्या का स्वरूप क्या रहा इसको याद रखेंगे। उसके साथ साथ समस्या के कारण क्या रहे इसको ध्यान रखेंगे, और समस्या का समाधान, इन पॉइंटों को विशेष ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ इसका मूल्यांकन और उद्देश्य, इसका उद्देश्य भी समझ लें, यशपाल समिति का उद्देश्य क्या रहा और फिर इसका मूल्यांकन क्या निकल के आया, इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। तो यशपाल समिति के सुझाव में समस्या का स्वरूप, इन पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, उसका बार बार रिवीजन कर लेना उन ग्रुप से। और समस्या का कारण और समस्या का समाधान, ये तीन टॉपिक सुझाव के अंतर्गत आते हैं। अब इसे विस्तृत में पूछा जाता है तो इसके तीन, इसके तीन और इसके तीन लिख देना। अगर सीधा पूछा जाता है एक नंबर में यशपाल समिति के सुझाव क्या है, तो एक दो पॉइंट इसके डाल देना, एक दो पॉइंट इसके और एक दो पॉइंट इसके, इसलिए 4-5 पॉइंट हो जाएंगे। तो आप समस्या का, इसका समिति का सुझाव, कारण
और समाधान और स्वरूप के अंतर्गत दो दो पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। अब आता है पॉइंट यशपाल समिति का मूल्यांकन, और फिर लास्ट इसमें टॉपिक एक बचता है इसका उद्देश्य भी एक बार आ चुका है बीटीसी में एग्जाम में। उद्देश्य तो जो मैंने भूमिका उसकी बताई थी उसी से निकल के आता है। स्पेशली मैं अलग से इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डालूंगा, उससे आप आसानी से देख सकते हैं, उसको पढ़ भी लेना कई बार। तो अब आता है यशपाल समिति का मूल्यांकन, नेक्स्ट टॉपिक। यशपाल समिति का मूल्यांकन में थोड़ा एक्सप्लेन लिखना है, इसको समझ लेना। मूल्यांकन इसका कोई खास मूल्यांकन नहीं है, पर थोड़ा बहुत इसमें कमियां हैं, उन कमियों को थोड़ा देख लेंगे। यशपाल समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा ये है उसके सुझाव और उसकी कार्य योजना, और जो पॉइंट मैंने बताए हैं दो तीन, इन पॉइंटों को इसी से याद रखना है। इससे पहले जो पढ़ाए गए हैं पॉइंट उनको याद रखना है। यशपाल समिति का मूल्यांकन में इस समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी स्तर पर पढ़ाने का अनुभव नहीं था, ये भी एक इसका मूल्यांकन किया गया। जो इस समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी स्तर पर पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, जो समिति के सदस्य बने थे उन सदस्यों में किसी को पढ़ाने का अनुभव नहीं था, जिस कारण से समिति ना तो समस्या के स्वरूप को समझ सकी और ना ही उसके सही रूप में समझा सकी। उसका जो समाधान करना चाहिए था समिति के अकॉर्डिंग वो नहीं हो सका, ये भी एक कारण निकल के आता है। तथा उनके समाधान देने में भी असमर्थ रही। जो सदस्य के जितने सदस्य लोग थे, एक तो अनुभवीहीन थे, उसके साथ साथ समस्या के स्वरूप को नहीं समझ सके और समाधान देने में असमर्थ रहे। ये इसका मूल्यांकन किया जाता है। और रिपोर्ट में स्पष्टता और तार्किक क्रम का अभाव रहा। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की सदस्यों ने उसमें स्पष्टता एवं तार्किक क्रम का अभाव रहा, जिससे समिति के प्रतिवेदन निरर्थक सिद्ध हुए। ये इसका मूल्यांकन है, कोई खास मूल्यांकन नहीं है, एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो इसलिए आपको पढ़ाया दिया जा रहा है। तो इसका एक बार मैं रिवीजन करे दे रहा हूँ। इस समिति के किसी भी सदस्य को किसी भी स्तर पर पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं था, जिस कारण से समिति ना तो समस्या के स्वरूप को समझ सकी और ना ही उसके सही रूप में समझा सकी, उसके सही रूप को भी नहीं समझा सकी तथा उनके समाधान देने में भी असमर्थ रही। जो समाधान था वो देने में भी असमर्थ सिद्ध हुई। उसके साथ साथ रिपोर्ट में स्पष्टता और तार्किक क्रम का अभाव रहा, जिससे समिति के प्रतिवेदन निरर्थक सिद्ध हुए। ये इसका मूल्यांकन होता है। उसके साथ साथ इसमें एक बार बीटीसी में पूछा गया है यशपाल समिति का उद्देश्य। इस उद्देश्य को थोड़ा देख लेना, 2-3 लाइनों में पूछा भी जाता है 1 नंबर में, तो इस टॉपिक को भी विशेष ध्यान रखें। यशपाल समिति का उद्देश्य। यशपाल समिति का उद्देश्य ये एक बार पूछा भी गया है बीटीसी में। उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता का निर्माण करना। उद्देश्य क्या था? जीवन पर्यंत स्वाध्याय
तथा कौशल विकसित करने की क्षमता का निर्माण करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना है। सिंपल भाषा में आप आसानी से 2-3 लाइनों लिख सकते हैं। जो यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य जीवन पर्यंत स्वाध्याय तथा कौशल विकसित करने की क्षमता का निर्माण करना तथा अधिगम के गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, जितने स्तर के स्कूली छात्र हैं, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना। जो पढ़ाई का बोझ है उसके उपाय, उन पढ़ाई को बोझ को कम करते हुए उसके उपाय दिए गए और सलाह दी। ये मुख्य उद्देश्य निकल के आता है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, आसानी से उसको 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार ये आ चुका है। इस टॉपिक को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इस चैप्टर में इतने टॉपिक थे, शुरू से मैं लास्ट तक जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उस पर एक बार चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपको तो पढ़ा ही दिया गया था, क्योंकि जुलाई में इसकी पीडीएफ और ऑनलाइन क्लास चले थे। जिन बच्चों के फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है वो जुलाई में इसके वीडियो भी डले हैं ग्रुप पे, और इसकी पीडीएफ भी ग्रुप पे डाल दी गई है। फेसबुक पे लाइक करके अपने वीडियो बार बार उसका देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा चैप्टर भी शुरू हो गया था। कुछ चैप्टर दूसरे में पॉइंट थे तो यहाँ से शुरू किया था, उन पॉइंटों को विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद तीसरे में जो टॉपिक अभी बताए गए हैं उसको एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर था स्वतंत्रता के पश्चात गठित आयोग एवं समितियाँ। दूसरा चैप्टर था, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की व्यवस्था थी, ये स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा की व्यवस्था समेत आयोग गठित किए गए, उनके बारे में बताया गया। तो तीसरे चैप्टर के बारे में, क्योंकि इसमें पहले मैंने बताया था स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी, इसकी भूमिका के बारे में बताया। उसके साथ साथ शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग 1964 और 66 के बारे में चर्चा हुई, इसकी भूमिका बताई, इसके उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, आयोग का प्रतिवेदन, आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव, शिक्षा आयोग का मूल्यांकन, जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसका मूल्यांकन बताया गया, और आयोग के गुण, आयोग के दोष और इसका प्रभाव। ये शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं, 1964, याद रखना, ये पॉइंट बता दिया। इससे पहले मैंने स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा की भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, उसको भी देख लेना। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में परिचय दिया, इसकी भूमिका बताई, और 1986 का दस्तावेज कार्य योजना, इसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व, ये भी पॉइंट बता दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन, ये भी आप देख लेना, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष और इसका प्रभाव, ये सारे टॉपिक आपको बता दिए गए हैं। एक बार सिर्फ मैं पॉइंटों को बता दे रहा हूँ क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ाया गया। और उसके साथ साथ संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ये भी आपको बता दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 का संशोधित शिक्षा नीति 1992 में निर्धारित की गई, उसकी कार्य योजना 1992 की याद रखना, और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन अभी जस्ट बताया गया। यशपाल समिति 1992, ठीक, जिसे यशपाल कमेटी कहते हैं, और इसके सुझाव अभी मैंने बताए, और यशपाल समिति का मूल्यांकन और इसका उद्देश्य, जो पॉइंट अभी बताया है। इतने टॉपिक हैं इस चैप्टर में, ये सारे आपको बता दिए गए। इसकी जितनी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाली गई है उसका बार बार रिवीजन करें,
और अधिक से अधिक इसी से बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न इन्हीं से बनते हैं जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, विशेष तौर पर तारीखें, उनके सदस्य, आयोग के नाम और जो आयोग गठित किए गए उनके सन। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे सभी लोग। और जितने टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में और थर्ड चैप्टर में पढ़ा दिए गए हैं, उन चैप्टरों को विशेष तौर पर उसका बार बार रिवीजन करना है आप लोगों को। उसके बाद चैप्टर अब जो आज चलेगा, शुरुआत करता हूँ। अध्याय 4 है पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा। पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा, इस पॉइंट को थोड़ा समझना है। इसके बारे में आज थोड़ा मैं परिचय दे रहा हूँ। PDF आपको कल मिलेगी इसकी, क्योंकि कल इसको विस्तृत से पढ़ाएंगे। आज सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर का नाम है पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा। पाठ चर्चा एवं शिक्षक शिक्षा, इसमें जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को थोड़ी चर्चा करते हैं। कौन कौन इसमें टॉपिक आते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले तो आएगा राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005, इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आपको यूपी टेट, सी टेट, जितनी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उनमें 1-2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछ दिए जाते हैं, तो विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना। और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है विस्तृत में। तो इसमें पहला जो पॉइंट आएगा, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005, इसकी भूमिका पढ़ाई जाएगी। भूमिका के साथ साथ पाठ चर्चा का अर्थ एवं ढांचा, इसका अर्थ और ढांचा इसके बारे में बताया जाएगा। और राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा के उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा की आवश्यकता और राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार आदर्श शिक्षक के गुण, और इसके साथ साथ मार्गदर्शक सिद्धांत बताए जाएंगे। और पाठ चर्चा 2005 के बारे में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं क्या थी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 संबंधी समस्याओं का समाधान, समस्याओं के बाद में समाधान इसका। और नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसमें राष्ट्रीय पाठ चर्चा संरचना शिक्षक शिक्षा 2009। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा संरचना जो शिक्षक है 2009, तो ये 2 पॉइंट इस चैप्टर में विशेष तौर पर है। एक तो 2005 वाला और 2009 वाला। ठीक है, इस पर पहले तो 2005 के बारे में जो बताया गया है वो सारे बातें होंगी। राष्ट्रीय पाठ चर्चा संरचना शिक्षक शिक्षा जो 2005 में और 2009 वाली, इन टॉपिकों को विशेष ध्यान रखेंगे। और जितने टॉपिक इसमें हैं वो सारे टॉपिक कल आपको बता दिए जाएंगे। तो पहले तो मैं इसकी राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के बारे में विशेष तौर पर कल टॉपिक इसका बताया जाएगा। ठीक है, जितने टॉपिक आज पढ़ गए हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, ये विशेष तौर पर आप इसका रिवीजन करेंगे। कल से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आपको चर्चा होगी और इसकी PDF डाल दी जाएगी ग्रुप में, जितनी आज पढ़ा दी गई है।